नमस्कार साथियों। हम लोग आरपीसी के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे थे। आरपीसी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें हमने फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता के जितने पेपर हुए वो सारे हमने सॉल्व कर लिए। उसके बाद हमने सेट के पेपर सॉल्व किए थे, राजस्थान सेट, जो अब तक राजस्थान में 2 बार आयोजित हुई है। एक तो 2012 में हुई थी और एक 2023 में। ये पेपर भी हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद हमने शुरू किया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसमें 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, भर्ती 2014 की थी। ठीक है, 2016 में एग्ज़ाम हुआ था जिसका पेपर फर्स्ट हिंदी का था वो हमने सोल्व कर लिया। आज हम पेपर सेकंड जो 2016 में हुआ था किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका सेकंड पेपर। अगर इसमें बताने में कोई त्रुटि रह जाती है, मतलब मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने सतर्कता बरती है हर जगह, कोशिश की है गलती कम से कम हो। फिर भी अगर आपको ये लगे कि मैंने कोई चीज़ गलत बता दी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये चीज़ें सही लग रही है, ये क्वेश्चन वगैरह, ये सीरीज़, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि कंटेंट तो सभी पढ़ते हैं, ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से मैं कुछ नहीं मानता। तो ज़्यादा कंटेंट से क्या होगा भाई, आप 50 किताब आ रहे हो, आपने पढ़ ली 10 किताब और याद आपको एक किताब ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या है। तो कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये चीज़ जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप 10 साल 20 साल 50 साल तैयारी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन का तरीका आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो इसीलिए मैंने ये शुरुआत की है कि भाई सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि आरपीसी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो उसके हिसाब से कि हम बाद में कंटेंट पढ़ेंगे ना, तब आपकी नज़र ऑटोमेटिक चली जाएगी कि ये क्वेश्चन वो आया था। ठीक है ना, तो सीधे आप पढ़ोगे ना, भाई नया स्टूडेंट है कोई, तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उनको नुकसान होता है। तो अब जिन्होंने ये पेपर देख लिए सारे वीडियो, तो उनके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पेपर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन थे, बताओ। प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था। अब मैं आपसे ये पूछूं आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, बताओ, सीधे ही पूछ लूँ। तो प्रारंभिक काल दिया था गणपति चंद्रगुप्त ने। क्या दिया था, गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था प्रारंभिक काल। आरंभिक काल पूछ ले, आरंभिक काल, आरंभिक काल किसने कहा था, मिस्र बंधु ने। किसने कहा था, मिस्र बंधु ने। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा, तो किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो राहुल शंकरतैन ने भी कुछ कहा होगा आदिकाल को। हमने देखो इन सब की बातें पहले कर रखी है, और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको लग रहा होगा जिन प्रश्नों की हमने बातें की है वही क्वेश्चन घूम फिर के वापस आ रहे हैं, है ना। कोई नई चीज़ तो है नहीं। फिर भी अगर बार बार देखोगे तो आपका रिवीजन ही होगा। तो राहुल शंकरतैन ने क्या कहा था आदिकाल को, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, संधि चारण काल। क्या कहा था, संधि चारण काल। राम कुमार वर्मा ने तो संधि चारण काल कहा था। राहुल शंकरदेव ने क्या कहा था, सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कुछ कहा होगा, इन्होंने ऑप्शन में दिया तो बीज वपन काल का। क्या कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, बीज वपन काल। इनके अलावा भी तो चरण काल पूछ ले खाली, ये देखो संधि चरण है, समझ होगी ना यहाँ। तो चरण काल किसने कहा बताओ, आदिकाल को चरण काल किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था, ग्रियर्सन ने। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किताब लिखी थी ना, वही ग्रियर्सन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी लग रही होगी ये चीज़ें, क्योंकि देखो सारा कंटेंट यहाँ क्लियर हो रहा है। ठीक है ना। मैं अगर मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आरपीसी वापस पूछेगी ना, तो इस जो मैंने बनाया ना आयत बोले, क्या बोलते हैं इसको, इसमें जो है ना, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्वेश्चन आए ना, कोई भी एग्जाम होगा आने वाले 2 साल बाद, अगर इसमें से नहीं है तो मुझे बता देना आपकी क्वेश्चन नहीं आया। अगर आदिकाल के नामकरण से क्वेश्चन पूछेंगे तो यहीं से पूछ लेगा। देखो भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या था, बताओ। वज्रयानी साधना, हठ योग साधना, काल भैरव साधना, या सम्यक साधना। तो क्या था, हठ योग साधना। ठीक है, हठ योग साधना गोरखनाथ की साधना पद्धति थी। अगला क्वेश्चन, हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन क्या है, मतलब कैसे ग्रंथ है, दार्शनिक है या व्याकरण ग्रंथ है, बताओ। मैं 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। तो ये व्याकरण ग्रंथ है। ये 50 बार क्वेश्चन आ गया ना, अब तो याद ही हो गया होगा। अगला देखो, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे,
बताओ, तो कौन थे? जिंदत सूरी? नहीं नहीं नहीं, राम सिंह। ठीक है, जो हिंदू का मैंने आपको ग्रंथ बताया था, कमेंट करके आपको बताना है। जिंदत सूरी का भी बात की थी, धनपाल की भी बात की थी। इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, कुछ ना कुछ आप भी बताते रहो, जिससे क्या इंद्रिय जितनी एक्टिव रहती है ना, उतने ज़्यादा याद होते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? बताओ। तो ये अमीर खुसरो का कथन है। किसका है? अमीर खुसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, देशील बहिना सब जन मिठा, देशी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? बताओ। तो विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। पदावली में उन्होंने ये चीज़ कही है, ठीक है ना। कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी माना? कहानी, कहानी कहा है, कहानी। तो किसे कहा था? बताओ बताओ। कीर्ति लता को। किसे कहा था? कीर्ति लता को। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब एक मुझे आप कमेंट करके बताना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, विद्यापति की किस रचना को भ्रंग भ्रंगी संवाद कहा है? और सुख सुखी संवाद किस ग्रंथ को कहा गया? ये चीज़ भी आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। भ्रंग भ्रंगी किसे कहा जाता है और सुख सुखी संवाद किसे कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। शालिभद्र सूरी, ये वही शालिभद्र सूरी जिन्होंने भर्तवेश्वर बाहुबली रास लिखा था। क्या? भर्तेश्वर बाहुबली रास लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम की पुस्तक लिखी। चंद्रवर्दई, इसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय, नहीं नहीं नहीं, पृथ्वीराज रासो लिखा था, ठीक है। विद्यापति पदावली। अगला क्वेश्चन, सारंग दरपत्ति किस विधा की रचना है? बताओ। इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। 2 बार अभी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। क्या महाकाव्य है या सुभाषित संग्रह है? तो क्या है ये? सुभाषित संग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब बताओ मुझे, सारंग दरपत्ति की रचना किसने की थी? कमेंट करके बताना है ना, हमने बात कर रखी है पहले। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? रहीम, सुंदरदास, जयदेव, विद्यापति। कौन जाना जाते हैं मैथिल कोकिल नाम से? विद्यापति। अगला क्वेश्चन, विश्वल देव रासो की नायिका का नाम? 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया आरबीसी ने। बताओ। पद्मावती, मानवती, राजमती, दानमती। तो और राजमती, ठीक है। विश्वल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाले की। किसकी है? नरपति नाले की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रणमल छंद काव्य के रचनाकार है? रणमल छंद किसका है? श्रीधर का। किसका है? श्रीधर का। जयनक का क्या है? पृथ्वीराज विजय। क्या है जयनक का? पृथ्वीराज विजय, ठीक है। और जगनिक का पूछ रहे तो परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो, ठीक है। जिनके पास पेशेंस है ना, वही ये वीडियो देखें, ठीक है। हर कोई नहीं देखे, फिर क्या है, आपको लगेगा कि बहुत धीरे बता रहे हैं। तो धैर्य बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कबीर के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? बताओ। वेदांत का प्रभाव या शुभी सत्संग का प्रभाव या ज्ञान मार्ग चिंतन का प्रभाव? बताओ। तो कबीर के काव्य में विद्यमान जो भावात्मक रहस्यवाद है ना, या भावनात्मक रहस्यवाद, तो शुभ सत्संग के प्रभाव के कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निर्गुण पंक्तियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? तो सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, अगुण अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, उक्ति किसकी है? तो उक्ति तुलसीदास की है। और ये बालकांड से ली गई। कहाँ से? बालकांड में पंक्ति है। और ये पंक्ति तुलसीदास ने भगवान शिव से कहलवाई है। किससे? भगवान शिव से कहलवाई है, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की बताई है। मंजन ने मधुमालती लिखी थी। कबीरदास ने बीजक। बीजक के 3 भाग थे, साकी, शबद और रमनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साहित्य को सुरसुरी सम सबका हितकारी घोषित किया? बताओ। केशव ने या रामानंदाचार्य ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने? साहित्य को सुरसुरी सम और सबका हितकारी घोषित किया था गोस्वामी तुलसीदास ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? बताओ। बरवे छंद या रहीम का सुझाव? नामकरण का आधार पूछा है तो बरवे छंद है, ठीक है। और रहीम के सुझाव पर लिखी थी बरवे रामायण, ठीक है ना। लेकिन लिखी किस छंद में? बरवे छंद में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास को लोक नायक कहने वाला कौन है, बताओ। तो जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था कि तुलसी का संपूर्ण काव्य क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा। समन्वय की विराट चेष्टा है। ये किसका कहना है? हजारी बाबा का। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है। शुक्ल ने क्या कहा था तुलसी को? शुक्ल ने कहा था तुलसी के साहित्य को, शुक्ल ने क्या था? विरुद्धों का सामंजस्य। क्या कहा था? विरुद्धों का सामंजस्य कहा था तुलसी के साहित्य को। किसने कहा? शुक्ल ने। विरुद्धों का सामंजस्य। ठीक है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था कि तुलसीदास की भक्ति जनता के लिए अफीम नहीं थी। क्या नहीं थी? अफीम नहीं थी। ठीक है, अफीम नहीं थी तो क्या थी? वे जन जागरण का एक साधन थी। क्या थी? रामविलास शर्मा ने कहा था कि तुलसी की भक्ति, किसकी भक्ति? तुलसी की भक्ति जनता के लिए अफीम नहीं थी। ठीक है। वे जनता के लिए क्या थी? जन जागरण का साधन थी। जन जागरण का साधन थी। ठीक है। जन जागरण की क्या थी? साधन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मुझे बताओ, आपने पाश्चात्य काव्य पढ़ रखा है तो बताना, धर्म को अफीम की गोली किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस। बताओ किसने कहा था? कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, राम लल्ला नाचो रचना किस शैली में लिखी गई? बताओ। राम लल्ला नाचो, सबसे पहले तो यह रचना किसकी है? तुलसीदास की। ठीक है। तो ये किस शैली में? तो अवधि लोकगीतों की रचना शैली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी वाग वेदकपूर्ण अंश है? बताओ। संयोग, श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन, बर्मर गीत। तो क्या है? बर्मर गीत सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वेदकपूर्ण अंश है। ये सूरदास का है। सूर सागर किसका है? सूरदास का। बर्मर गीत सूर सागर का ही भाग है, साहित्य लहरी का भाग नहीं है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था, मतलब ये बड़े क्वेश्चन थे कि बर्मर गीत का वर्णन सूर साहित्य में, सूर साहित्य में मिलता नहीं, सूर नहीं साहित्य लहरी में मिलता, सॉरी। तो वो गलत था क्योंकि इसका वर्णन किस में है? सूर सागर में है। अगला क्वेश्चन, और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नवादास की किस विशेषता की ओर संकेत है? बताओ। नंददास का चिंतक रूप या तार्किकता या नंददास का शब्द प्रयोग या व्यवहार? तो इसमें नंददास का शब्द प्रयोग की ओर क्या है? संकेत है। और कवि जड़िया नंददास जड़िया। ठीक है ना। नंददास ने जो भंवर गीत लिखा था ना, उसमें इसकी गोपियां क्या है? तर्कशील है। क्या है? गोपियां तर्कशील है, ध्यान रखना। गोपियां तर्कशील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की साधना मीराबाई की उपासना पद्धति थी सखा भाव, पुष्टि मार्गीय, माधुरी भाव या श्रुति सम्मत हरिभक्ति की? तो मीराबाई की उपासना पद्धति थी माधुरी भाव या कांता भाव आता कहीं कहीं। ठीक है। ये देखो क्वेश्चन घूम फिर के वापस यही आने हैं, तो इन्हें आप एक बार आराम से देख लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित उक्ति में केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? तो इसमें केशव ने कौन सी अभिरुचि प्रकट की है? रसिकता, अलंकार प्रियता, प्रभुता प्रियता या भक्ति अकुलता? तो अलंकार प्रियता। अलंकार के बारे में ये पंक्ति है किसकी? केशवदास की। देखो भूषण है लेकिन भूषण की नहीं है। भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित, तो ये केशव ने अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कह गए हैं? बताओ। प्रकृति का आलम्बन शैली में चित्रण किया था इन्होंने। कौन है बताओ इनमें? सेनापति, गंग, केशव या बनारसीदास? तो सेनापति। इन्होंने प्रकृति का आलम्बन शैली में चित्रण किया, ध्यान रखना। और ऋतु वर्णन में श्रेष्ठ माने जाते हैं सेनापति। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे मानते हैं? बताओ। तो चिंतामणि को। इन्होंने कहा था ना, चिंतामणि 1609 में शायद इनका जन्म मानते शुक्ल। उन्होंने कहा था कि रीति काल की परंपरा इन्हीं से चली है, रीति की परंपरा इन्हीं से चली है। ये शुक्ल का कथन था, चिंतामणि से संबंधित। ठीक है। और केशवदास को प्रवर्तक माना जाता है रीतिकाल का। और भूषण वीर रस के कवि है। जसवंत सिंह ने क्या लिखा था? भाषा भूषण। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि भाषा भूषण के रचयिता कौन है। हर बार ये क्वेश्चन आता है, हर बार हर पेपर में आता है।
तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखें ना। अगला क्वेश्चन देखो, महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। देखो वापस आ गया, तो क्या है? वर्षाभूषण। ठीक है, ये किन के ग्रंथ है आप मुझे बताना। हर बार मैं बताता हूँ, कभी कभार आप भी बताया करो। अगला क्वेश्चन, अली कली हिंसो बंदियो आगे कौन हवालो, उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? बताओ। दार्शनिक रूप, प्रवचनकर्ता रूप, उद्बोधक रूप या नीतिकार रूप? तो उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। अली कली हिस्सो बंदियो आगे कौन हवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रम में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा? तो जगत विनोद। कौन सा लिखा? जगत विनोद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विदायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की? बताओ। भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, या सुंदर कोमल भावों के कारण, या इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण? तो तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण शुक्ल ने पद्माकर की पद्माकर की भावमूर्ति विदायनी कल्पना की प्रशंसा की थी। भाषा की ललित पदावली, लाक्षणिक शब्दों की छटा और सुंदर कोमल भावों के तरंग, ठीक है, इनके कारण। अगली बार क्वेश्चन ये वापस पूछा जा सकता है, एक ये दे दें तो दो कोई और दे दें। ठीक है, ध्यान रखना, भाषा, लाक्षणिक शब्द और सुंदर कोमल भाव तरंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य में किस क्षेत्र के नाम जाने जाते हैं? तो नागरीदास। ठीक है, नागरीदास। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? बताओ। स्वयं रचना लिखकर, या समाचार पत्र निकाल कर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, या इनमें से सभी साधनों के माध्यम से? तो सभी साधनों के माध्यम से। ठीक है, स्वयं रचना भी लिखी, पत्र भी निकाले, हरिश्चंद्रिका वो था ना, वो हरिश्चंद्रिका, बाला बोधिनी, ऐसे पत्र थे इनके। और भारतेंदु मंडल का गठन किया था। भारतेंदु मंडल के कवि सभी पत्रकार भी थे, ध्यान रखना, सभी ने कुछ न कुछ पत्रिका जरूर निकाली थी। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। केशव चंद्र सेन की सलाह पर, किसकी सलाह पर? केशव चंद्र सेन की सलाह पर, केशव चंद्र सेन की सलाह पर इन्होंने हिंदी अपनाई, हिंदी में उपदेश दिए केशव चंद्र सेन की सलाह पर। पहले संस्कृत में उपदेश देते थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जीके में कहीं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है? बताओ। तो कौन सी है? सरस्वती। ठीक है, 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ध्यान रखना, ये कालक्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो द्विवेदी युग का नामकरण भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। ठीक है, 1903 से 20। तो हिंदी प्रदीप ये भी पत्रिका थी एक, जो मासिक पत्रिका थी। ये भी 1877 में कहाँ से निकली है? प्रयाग से। कहाँ से? प्रयाग से। और इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें भाई, लिखोट में आप ध्यान ना दें क्योंकि थोड़ा पेन इस टाइप गई है। ठीक है, अब धर्म दिवाकर ये भी पत्रिका ही थी, पूछ ली ये किसकी थी? तो ये थी देवसाई की। किसकी थी? देवसाई की। देवसाई ये कहाँ से निकलती थी पूछ ले कोई? तो कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। काशी पत्रिका पूछ ले तो ये बलदेव प्रसाद की थी। किसकी थी? बलदेव प्रसाद। बलदेव प्रसाद। 1876 में निकली ये पत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या है? मतलब भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सही बात है। सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, ये भी सही है। सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, ये भी सही है। इनमें से सभी सारे सही है गोदान के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो इसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुति है। ठीक है ना, बाकी सारे कोई मतलब नहीं है, यही है, भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुति है, इसलिए ये लोकप्रिय हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? बताओ। जयशंकर प्रसाद की या सुदर्शन की? तो जयशंकर प्रसाद की है।
सुदर्शन की क्या है? हार की जीत। क्या है? हार की जीत। बाबा खड़क सिंह है ना। विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, इनका एक उपन्यास है, ध्यान रखना आप, दूसरा भूतनाथ, पूछा हुआ है ना। दूसरा भूतनाथ किसका है? विश्वम्भरनाथ उपाध्याय। ठीक है, दूसरा भूतनाथ। तो प्रेमचंद की ये कहानी है बड़े घर की बेटी। कौन सा? बड़े घर की बेटी। आनंदी है ना, वो आनंदी, बड़े घर की बेटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रखर प्रखर साम्यवादी आलोचक है। देखो साम्यवाद, प्रगतिवाद, इस दोनों एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है ना, मार्क्सवाद सेम ही है। प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है? तो रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। पहले साम्यवादी आलोचक पूछ ले तो शिवदान सिंह चौहान। अगला देखो, शिव शंभू का चिट्टा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? बताओ। प्रेमगन या बालकृष्ण भट्ट? नहीं नहीं नहीं, तो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। ठीक है ना। तो प्रेमगन ने भी कुछ पत्रिकाएं निकाली थी, एक चीज ध्यान रखना, शिव शंभू का चिट्टा जो बाल मुकुंद गुप्त ने निकाला था, और ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में? भारत मित्र। शिव शंभू का चिट्टा भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये कलकत्ता से निकलती थी पत्रिका। भारत मित्र कहाँ से? कलकत्ता से। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत मित्र कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। ठीक है। और पंडित हरप्रसाद शास्त्री इसके संपादक थे। कौन थे? पंडित हरमुकुंद शास्त्री। हरमुकुंद शास्त्री, पंडित हरमुकुंद शास्त्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक मिनट इसको भी देख लो। बाल मुकुंद गुप्त, ये तो इनका आंसर हो गया। ये बालकृष्ण भट्ट, इनकी एक पत्रिका थी कौन सी? हिंदी प्रदीप, जो 1877 में निकलती थी। कहाँ से निकलती थी बताओ? हमने अभी पूरी बात की है, बताना है ना कमेंट करके। प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने क्या निकाली थी? ब्राह्मण पत्रिका निकाली। कौन सी? ब्राह्मण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हरियोदकर्त उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। बताओ। तो प्रिय प्रवास 1914 में इसकी रचना हुई थी। चौके चौबद, ये भी हरिवंश का है। वेदे वनवास, ये भी हरियोध का है। उद्धव शतक, ये किसका है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का। किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये पर्याण गीत कहाँ से लिया गया? बताओ। बताओ, इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त। नाटक है किसका? जयशंकर प्रसाद का। ये सारे भी नाटक है किसके? जयशंकर प्रसाद का। लेकिन ये पंक्ति चंद्रगुप्त से है। इसमें अब की बार सेकंड ग्रेड में गुण पूछा था, इसमें ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण। अब की बार रीति पूछ ले, कौन सी रीति है? तो कौन सी बताओगे? गौड़ी रीति। कौन सी? गौड़ी रीति। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, कृति के रचनाकार कौन है? बताओ। तो हरिवंश राय बच्चन। ये इनकी एक आत्मकथा का भाग है। इनकी आत्मकथा के कुल शायद 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत भारतीय रचना का उद्देश्य है। अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, ये तो है। वर्तमान को सार्थक करना, ये भी है। भविष्य का निर्माण करना, ये भी है। तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। भक्त नामावली, बताओ किसकी है? तो यह है ध्रुवदास की। गोसाई चरित, वेणी माधवदास। 252 वैष्णव की वार्ता, तो ये किसकी है? गोकुलनाथ की। अब मुझे बताओ, नरहरिदास ने कुछ लिखा था क्या? आप बताना है ये क्वेश्चन। नरहरिदास का कोई ग्रंथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनको सम्मिलित करना है ना। सिद्ध सामंत काल, देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, पहले हमने बात की शुरुआत में, और मैंने ये भी बोला क्वेश्चन आएगा तो आगे भी यहीं से आ जाएगा। ये देखो ये तो यहीं आ गया। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा था बताओ? तो किसने कहा था? राहुल शंकरताइन ने। राहुल शंकरताइन। चारण काल किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। संधि चारण काल, इसमें आने में पूछ रहा हूँ, राम कुमार वर्मा। प्रारंभिक काल बताओ, हमने बात की थी।
मिश्र बंधु, ठीक है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक ध्यान रखना, कहीं कहीं प्रारंभिक काल को गणपति चंद्र गुप्त का माना जाता है और कहीं आरंभिक काल को मिश्र बंधु को माना जाता है। कहीं कहीं अगर मान लो ऑप्शन में मिश्र बंधु हो ही नहीं तो आप प्रारंभिक काल में, मतलब प्रारंभिक काल में अगर गणपति चंद्र गुप्त ऑप्शन में है ना तो आप मिश्र बंधु कर दो तो सही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग है, कहीं प्रारंभिक काल दे रखा है, कहीं आरंभिक काल दे रखा है। लेकिन आप ध्यान रखना, आरंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने, ध्यान रखना ये तो। और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। लेकिन देखो इस इधर ऑप्शन में नहीं है उसके हिसाब से, बाकी बड़ी बड़ी किताबों में दे रखा है। जब हम कंटेंट पढ़ेंगे ना तो उस कंटेंट में ये सारी चीज़ें हमने ऐड की है। अगला क्वेश्चन, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ ही साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। ये तो है कथन, है ना। क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य भाग जनता का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या दोनों सही है? नहीं। जनता की चित्तवृत्ति की परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है, नहीं लिख दिया ना तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें एक गलत और आर सही है, तो यही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और किसने लिखा था बताओ? गारसा दा तासी, ठीक है। और ध्यान रखना, इसका हिंदी में अनुवाद किया था 1952 में। किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ठीक है। किस नाम से? क्या पूछ ले तो हिंदू साहित्य का इतिहास, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर और वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे क्या कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। दोहा या दोहा, ठीक है, या दोहा या दोहा आएगा। पहले गाथा या गाह कहने से किसका? प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। ऐसी पंक्ति आती है ना, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन, और पूछ लिया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्पपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना? देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया, मैंने हर बार बात की है। तो राहुल सांगरदाई ने। शुक्ल ने पहला कवि चंद बरदाई को। किसे? चंद बरदाई को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को। ये सब हमने बातें कर रखी है। मेरे हिसाब से नए क्वेश्चन तो एक दो आ रहे होंगे, है ना। हर पेज में एक आध क्वेश्चन नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें हमने बातें कर रखी है, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। राम कुमार वर्मा ने किसे माना बताओ? स्वयंभू को। किसे? स्वयंभू को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किससे माना? शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना। किसे? रसायन। तो रास से रासो शब्द का संबंध किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी ने, ठीक है। और रहस्य शब्द से रामचंद्र वर्मा और श्यामल दास। रामचंद्र वर्मा आप याद रखो नहीं रखो, लेकिन श्यामल दास जरूर याद रखना, श्यामल दास। रासक से किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी बाबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन थे? पृथ्वीराज विजय के आधार पर अप्रमाणिक माना किसे? पृथ्वीराज रासो को। तो कौन थे वो? वुल्लर। कौन थे? डॉक्टर वुल्लर। अगला क्वेश्चन देखो, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? राहुल वेल। कौन सी है? राहुल वेल। ये रोड़ा नामक कवि की है। किसकी है? रोड़ा की। रोड़ा। वर्ण रत्नाकर किसकी है? बताओ? ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। हमने कई बार बात कर रखी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की। परमात्म प्रकाश किसकी? बताओ? तो ये है जोइंदू की। किसकी है? जोइंदू। कहीं कहीं योगिंदू भी लिखा मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है ना। वैसल देव रासो, बताओ? नरपति नाला। खालिक बारी किसकी? बताओ? अमीर खुसरो। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। दोहा कोश सरप्पा किसका है? सरप्पा ही है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? बताओ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने क्या माना कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है,
ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बार बार जो चीज़ें पूछी जाती है ना उससे आपको याद करना ही चाहिए। और अब तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा, मतलब हो गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं और को क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लगातार देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको आप पेपर के स्टैंडर्ड का पता चल रहा है ना, कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या आता है। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आगे क्या पूछा जाएगा। क्योंकि पेपर सेंटर है ना, पुराने पेपर से ही नए पेपर बना देता है, जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है ना, और आपके लिए हर एक सवाल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि हर एक सवाल नौकरी का सवाल है, उन्हें गलत नहीं करना है। हर एक सवाल किसका सवाल है? नौकरी का सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया? बताओ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये नहीं लिखा गया। ये बच्चन सिंह ने लिखा था। किसने? बच्चन सिंह ने लिखा था। बच्चन सिंह कब लिखा था? 1996 में, जब हमारा जन्म हुआ तब ये ग्रंथ लिख दिया इन्होंने ना। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 1940। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल, कहीं 52 भी आता है, कहीं 53 भी आता है। ठीक है, इसकी ट्रिक है BUA, BN भूमिका, UN उद्भव और विकास, AN आदिकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से करने वाले लेखक कौन थे? बताओ। तो किशोरीलाल गुप्त। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? तोशिका था ना वो ग्रंथ, कौन सा? लिटरेचर इंदु हिंदुस्तानी, जो मैंने ऊपर पढ़ा था, उसका अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से। और किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। ठीक है ना, 1957 में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ था? यह बोल रहा है कि स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ? और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज ग्रिश्म। सर्वप्रथम मानने वाले यही थे, लेकिन बाद में श्याम सुंदर दास ने भी भक्ति काल को क्या माना? स्वर्ण काल। क्या माना? स्वर्ण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी रीति ग्रंथ परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है ना, हिंदी रीति ग्रंथ परंपरा की मतलब हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली थी, तो ये शुक्ल ने माना था। ठीक है, और वैसे आपसे पूछ रीतिकाल का प्रवर्तक तो केशवदास को सही माना है। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी काव्य क्षेत्र में कवि और आचार्य एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि आचार्यताओं के लिए जिस सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हो पाया। दोनों सही है। हिंदी काव्य क्षेत्र में कवि और आचार्य एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आचार्यताओं के लिए जिस सूक्ष्म पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हो पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना माना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो आप, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली के समर्थक कवि पूछ ले आपसे, समर्थ कवि, तो वो है श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है, गुणवंत हेमंत वाले श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? इसका आशय है कि विद्यापति के पद अधिकतर क्या है? श्रृंगार के ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो अनंत दास। कौन है? अनंत दास। तो नावादास ने क्या लिखा? भक्तमाल। धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। ठीक है ना, कबीर के शिष्य थे। इन्होंने संकलन किया किसका? बताओ। बीजक का। किसका? बीजक का। सुंदरदास ने कुछ लिखा होगा, तो ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र
सुंदरदास ने लिखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? तो धर्मदास को। किन्हें? धर्मदास को। इन्होंने 1464 में किसका? बीजक का संकलन किया। किसका संकलन? बीजक का संकलन किया। किसने? धर्मदास। अगला क्वेश्चन, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? तो अंगबोधु नाम से। ठीक है। सबंगी, ये भी रज्जब की है। ज्ञान समुंदर सुंदरदास की, अभी बात के ऊपर। ज्ञान बोध पूछ ले तो ये मलुकदास की। किसकी है? मलुकदास की। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में किस संत साधना का क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? बताओ। जम्बनाथ गत रहा था, सुंदरदास का भी रहा, मलुकदास का भी नहीं रहा, इनका नहीं रहा, पेपा का रहा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मलुकदास। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने 64 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको इनसे फ़ायदा मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा, आप चिंता नहीं करें। और इन्हें बार बार आप रिवाइज करते रहें, और जो सीरियस स्टूडेंट है आपकी नज़र में उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि देखो ये कंटेंट बड़ा काम का है। आप कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, मेरा ये मानना है कि आप पुराना पेपर जरूर देखो। ठीक है ना? पुराना पेपर तो आपको देखना ही देखना है। अगर आप पुराने पेपर भी अच्छे से देख लोगे ना, जो मैंने यहाँ कराए हैं, वैसे नहीं बोल रहा, जो मैंने यहाँ कराए वो देख लेना आप। मैं बोल रहा हूँ 80% पेपर आपको सेकंड या फर्स्ट ग्रेड का इन पेपरों से मिल जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। बाकी थोड़ी कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब कंटेंट देखेंगे ना तब 20% और बढ़ा लो, 100% कंटेंट मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है। और उस 100% में अगर आप 70% भी अच्छे से कर लोगे ना, फिर भी आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।